जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कला एवं वाणिज्य संकाय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक के प्रश्नों की जानकारी और उनके उत्तर लेकर के उपस्थित हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला देखी है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे तथा उनके उत्तरों से आपको अवगत कराएंगे। विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1, समष्टि अर्थशास्त्र परिचय। इस अध्याय पर ब्लूप्रिंट के अनुसार जो अंकों का अधिभार है वह है कुल 4 अंकों का, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे तथा एक 2 अंक का प्रश्न अति लघुत्तरी आने वाला है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। विकल्प ए व्यक्तिगत परिवार का, बी समग्र का, सी व्यक्तिगत फर्म का और डी व्यक्तिगत इकाई का। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं समग्र का, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? विकल्प ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी समष्टि अर्थशास्त्र, सी दोनों की और डी किसी की नहीं। तो विद्यार्थियों, समूह की बनावट पर ध्यान न देना समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है, तो यहाँ पर विकल्प बी का हम चुनाव करेंगे। तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। विकल्प ए कीमत सिद्धांत, बी सामान्य मूल्य स्तर, सी दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सामान्य मूल्य स्तर। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। विकल्प ए 1929 के बाद, सन 1950 के बाद, विकल्प सी 1935 के बाद और डी 1901 के बाद। तो विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र 1929-30 की जो विश्वव्यापी मंदी थी, उसके पश्चात कीन्स की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इसके प्रकाशित होने के पश्चात ही समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर हम विकल्प सी 1935 के बाद इसका चुनाव करेंगे, लेकिन अगर आप 1929 के बाद लिखते हैं तब भी यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। विकल्प ए केवल उपभोक्ता, बी केवल उत्पादक, सी सरकार, निगम और बैंक और डी सभी। तो इसका उत्तर है डी सभी। अगला प्रश्न है, पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं ए फर्म को, बी सरकार को, सी फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र और डी सभी को। तो पारिवारिक क्षेत्रक फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर विकल्प सी का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर 1, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि खालिस्तान दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम खालिस्तान में लिखेंगे समष्टि। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र को खालिस्तान अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, योगात्मक या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम योगात्मक लिखेंगे। तीसरा, समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर खालिस्तान पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्भरता। चौथा, खालिस्तान अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े योगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। पांचवा, खालिस्तान को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स, या हम केवल कीन्स भी लिख सकते हैं। छठवां,
विजातीय समूहों की समस्या खालिस्तान अर्थशास्त्र में पाई जाती है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे समष्टि। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। खंड ए और खंड बी में अलग अलग कथन लिखे हुए हैं। पहला है खंड ए में राष्ट्रीय आय एवं रोजगार। तो राष्ट्रीय आय एवं रोजगार यह समष्टि दृष्टिकोण है, तो इसकी जोड़ी हम सी समष्टि दृष्टिकोण से बनाएंगे। इसके सम्मुख हम लिखेंगे सी समष्टि दृष्टिकोण। दूसरा है व्यक्तिगत फर्म, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एफ व्यष्टि दृष्टिकोण से। तीसरा समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी जोड़ी हम क्रमांक ए पर जो लिखा हुआ है कीन्स, इससे बनाएंगे। चौथा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी हम एडम स्मिथ से बनाएंगे। पांचवा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक डी पर लिखा हुआ है एक दूसरे के पूरक, इससे। तो इसके सम्मुख हम लिखेंगे डी, एक दूसरे के पूरक। और छठवां है मैक्रो शब्द। अब यहाँ पर विद्यार्थियों दो विकल्प हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ई ग्रीक भाषा से लिया गया है और जी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो मैक्रो यानी व्यापक या बड़ा, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। तो हम यहाँ मैक्रो शब्द की जोड़ी बनाएंगे, जी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यह कथन असत्य है। दूसरा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। यह सत्य कथन है, तो हम लिखेंगे सत्य। तीसरा, सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, कथन असत्य है। चौथा, विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है, असत्य कथन है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, यह कथन भी असत्य है। छठवां, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो उत्तर लिखेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं, इसलिए उत्तर में समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर आपको दो दोष बता रहे हैं, एक तो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देना और दूसरा है विजातीय समूहों की समस्या। तो दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि सन 1936 में कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके प्रकाशन के बाद समष्टि अर्थशास्त्र शब्द अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? व्यापार चक्र अर्थात अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। पांचवा, राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूहों की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है? तो राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूहों की समस्या को हल करने में समष्टि अर्थशास्त्र उपयुक्त है, तो हम उत्तर में लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। छठवां है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर पूरक हैं। तो विद्यार्थियों ये थे अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम चलते हैं अध्याय 2, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस अध्याय पर कुल 8 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? विकल्प ए, मुद्रा की मात्रा, बी, धन, सी, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। स्टॉक चूंकि किसी निश्चित समय पर उपलब्ध मात्रा को स्टॉक कहते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें जो हैं यह स्टॉक में शामिल करने योग्य हैं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही है।
दूसरा है परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? विकल्प ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी एवं उद्यम और डी सभी। तो परिवार जो होते हैं ये फर्मों को श्रम की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। तीसरा, निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है? ए टीवी, बी मशीन, सी लकड़ी और डी कोयला। विद्यार्थियों यहाँ पर टीवी, मशीन और कोयला ये अंतिम वस्तुएं हैं, इसलिए जो वस्तु सी है लकड़ी, जिससे कि फर्नीचर आदि बनाया जाता है, तो यहाँ पर लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु है। चौथा, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी विशुद्ध घरेलू उत्पाद और डी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है? ए वास्तविक जीडीपी, बी मौद्रिक जीडीपी, सी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और डी विशुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर विकल्प बी मौद्रिक जीडीपी यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है? ए प्राथमिक अवस्था का, बी मध्यवर्ती उपभोग का, सी अंतिम वस्तु का और डी किसी का नहीं। तो जब हम उत्पादन के मूल्य की गणना करते हैं उस समय हम अंतिम वस्तु के मूल्य को लेते हैं, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता खालिस्तान हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेगरी किंग। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं खालिस्तान उत्पाद होती हैं, तो उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती हैं या अंतिम वस्तु होती हैं। तीसरा, उपहार खालिस्तान आय है, तो उपहार को निजी आय में शामिल करते हैं, प्राइवेट इनकम में। साथ ही इसे चालू हस्तांतरण भी कहा जाता है, तो हम यहाँ पर निजी आय भी लिख सकते हैं और चालू हस्तांतरण भी लिख सकते हैं। चौथा है, सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्यह्रास बराबर खालिस्तान। तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी एनडीपी प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, व्यय विधि को खालिस्तान विधि भी कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, व्यय विधि को उपभोग एवं विनियोग विधि भी कहा जाता है, तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे उपभोग एवं विनियोग। छठवां, कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना हम आय विधि में करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम आय विधि। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, तो विद्यार्थियों वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य। दूसरा, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, यह सत्य कथन है। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कि अन्य देशों से कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं होता है, तो ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में नहीं है, तो यह कथन सत्य है। अगला है, लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, यह असत्य कथन है, क्योंकि लॉटरी से प्राप्त होने वाली आय आकस्मिक आय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। चौथा, आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है, यह असत्य कथन है, आर्थिक तथा अनार्थिक कल्याण में हम भेद कर सकते हैं। पांचवा, स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, यह असत्य कथन है, समय अवधि से प्रवाह का संबंध होता है और स्टॉक का संबंध किसी निश्चित समय से होता है, तो यह असत्य कथन है। छठवां, राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, यह भी असत्य कथन है, राष्ट्रीय पूंजी में केवल उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। ये कथन दिए हुए हैं, हम अब जोड़ी बनाते हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय पूंजी
राष्ट्रीय पूंजी की जोड़ी हम बनाएंगे सी एक स्टॉक से, क्योंकि राष्ट्रीय पूंजी जो है इसमें उत्पादन में काम आने वाले भवन, इमारतें, सोना, चांदी, धन का स्टॉक, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये राष्ट्रीय पूंजी में जो भी वस्तुओं को शामिल करते हैं वे स्टॉक का हिस्सा होती हैं। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एक स्टॉक। दूसरा है स्वतंत्र वस्तु। विद्यार्थियों, स्वतंत्र वस्तु स्टॉक भी हो सकती है, और चूंकि स्टॉक की जोड़ी हम राष्ट्रीय पूंजी से बना चुके हैं तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। अगला देखते हैं राष्ट्रीय आय। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह एक समयावधि के दौरान की जाती है। समयावधि जैसे कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के बीच राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में सभी देशों में राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है एक प्रवाह है, और चूंकि यहाँ प्रवाह शब्द 2 बार आया है, ए और डी में भी प्रवाह लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ए या डी दोनों में से किसी एक से जोड़ी बना सकते हैं। प्रवाह और एक प्रवाह दोनों में कोई अंतर नहीं है। चौथा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? शेष विश्व से जिसका आर्थिक लेन देन होता है। तो इसकी जोड़ी हम बी से बनाएंगे। पांचवा है पूंजीगत वस्तु। तो खंड बी में आप देखें कि एफ में लिखा हुआ है बिजली। बिजली क्या है? एक पूंजीगत वस्तु है जिसका कि उत्पादन में इस्तेमाल होता है। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एफ, बिजली से। छठवां है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास स्थिर पूंजी के उपभोग को कहते हैं। तो यहाँ पर पूंजी उपयोग लिखा हुआ है ई क्रमांक पर, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई, पूंजी उपयोग से। अब हम वापस आते हैं स्वतंत्र वस्तु। तो यहाँ थोड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि स्वतंत्र वस्तु जो है एक स्टॉक का हिस्सा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पूंजी भी स्टॉक है। तो स्वतंत्र वस्तु की जोड़ी हम सी एक स्टॉक से बना सकते हैं। अब एक शब्द से 2 कथनों की जोड़ी बन रही है। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं। दूसरा, घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? घिसावट व्यय को हम मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। तीसरा, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। चौथा, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो यह अवधि 1 वर्ष होती है। पांचवा, कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? उत्तर हम लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। छठवां, उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? तो उत्पाद विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। हम अपने अगले वीडियो में जो अगले अध्याय हैं 3, 4, इन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह आपके लिए अर्थशास्त्र विषय से संबंधित उपयोगी वीडियो लेकर। नमस्कार, जय हिंद।